तो कैसे हैं सब लोग। आज बैटल्स ऑफ इंडिया सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त ऑफ द सदर्न इंडिया। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट की नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो कि उनके आर्यव्रत कैंपेन के अंतर्गत आए थे। आज की क्लास में उनके दक्षिण पंथ कैंपेन, जो कि सदर्न इंडिया के स्टेट्स थे, उनको जो उन्होंने कैप्चर किया उसके बारे में हम बात करेंगे। जितने भी बैटल्स हमें देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया के अंदर, उनको जो है आज हम कवर करेंगे। मेनली जैसा हमें प्रयाग प्रहस्ती के अंदर नॉर्थ के बैटल्स के बारे में बताया गया है, जो उनका इंस्क्रिप्शन है बाय हरि सेन, वैसे ही हमें साउथ के बैटल्स के बारे में भी जो है वो बताया गया है उस इंस्क्रिप्शन के अंदर। बेसिकली 12 किंग्स हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हराया था समुद्रगुप्त ने इन हिज सदर्न कॉन्क्वेस्ट। तो चलिए बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि क्या पर्पस था उनके साउथ के कैंपेन के पीछे। समुद्रगुप्त एम्ड टू एस्टैब्लिश हिज सुप्रीमेसी अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जैसा कि उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हमें देखने को मिलती है, क्वाइट सिमिलर टू मौर्यन एम्परर अशोक बिफोर द बैटल ऑफ कलिंग। यहां पे हमें देखने को मिलता है समुद्रगुप्त ये चाहते थे कि इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है वो जो है एक सेंट्रलाइज्ड रूल के अंदर एक बार फिर से जो है वो आ जाए। His southern campaign was more of a diplomatic and military expedition than a conquest for annexation. ये जो बैटल्स हमें साउथ के अंदर को मिलते हैं, इनको समुद्रगुप्त जो है वो धर्म युद्ध यानी कि राइटियस बैटल्स जो है वो कहते थे, क्योंकि इसके अंदर वो ना ही किंगडम्स को एनेक्स करते थे, ना ही उन राजाओं को मारते थे, बल्कि उन राजाओं को जो है अपने अंतर्गत गुप्ता एम्पायर के अंतर्गत एक बार फिर से उसी एरिया के अंदर इंस्टॉल करते थे। इसीलिए वो जो है इसको धर्म युद्ध का नाम देते हैं। द कैंपेन इज डिस्क्राइब्ड इन द प्रयाग प्रहस्थी। प्रयाग प्रहस्थी के बारे में इससे पहले भी जो है हम बात कर चुके हैं कि अशोक ने जो है वो पिलर डलवाया था इलाहाबाद के अंदर मॉडर्न डे। उस पे जो है इंस्क्रिप्शंस हमें समुद्रगुप्त के देखने को मिलते हैं बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन। जो उनके नॉर्थ के कॉन्क्वेस्ट थे, जो उनके साउथ के कॉन्क्वेस्ट थे, उनका जो इंस्क्रिप्शन है हमें देखने को मिलता है इन द प्रयाग प्रहस्थी। द प्रयाग प्रहस्थी गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स। द इंस्क्रिप्शन लिस्ट्स 12 southern rulers who were defeated and then reinstated as tributary states. ट्रिब्यूटरी स्टेट्स मतलब कि वहां पे रूल तो उनका जरूर रहेगा, बट अब जो है वो गुप्ता एम्पायर के अंतर्गत आएंगे। जो भी बड़े डिसीजंस लेने होंगे वो उन्हें समुद्रगुप्त से पूछ कर ही लेने पड़ेंगे। जैसा कि आप यहां मैप में देख सकते हैं, समुद्रगुप्त के रूल के दौरान हमें इतना एरिया जो है वो एनेक्सेशंस में देखने को मिलता है। मेनली नॉर्थ और सेंट्रल के रीजन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, विंध्या रेंज को जो है वो क्रॉस करके जब साउथ की तरफ पहुंचे, डेक्कन और उसके नीचे की तरफ, तो वहां पे उन्होंने एनेक्सेशंस नहीं किए, बल्कि उन राजाओं को अपना ट्रिब्यूटरी स्टेट बना लिया था। ये जो है हम उनका पाथ देख सकते हैं टुवर्ड्स हिज सदर्न कॉन्क्वेस्ट। पाटलिपुत्र से निकलकर यहां नीचे साउथ की तरफ हमें पूरा उनका कॉन्क्वेस्ट दिखाई देता है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि कौन कौन से राजा जो है हमें दिखते हैं उनके सदर्न कॉन्क्वेस्ट में। बेसिकली 12 रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं, बट हम यहाँ पे 8 रूलर्स के बारे में बात करें, क्योंकि बाकी 4 रूलर्स के बारे में प्रयाग प्रहस्थी इंस्क्रिप्शन में ज्यादा डिटेल्स जो है हमें देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे पहले हमें महेंद्र देखने को मिलते हैं, उसके बाद व्याघ्रा राज, फिर मंता राज, फिर महेंद्रगिरी, स्वामी दत्त, दमन, विष्णु गोपा एंड नील राजा हमें देखने को मिलते हैं। सारी की सारी साउथ इंडियन स्टेट्स हमें मॉडर्न डे देखने को मिलती है। सेंट्रल इंडिया एंड उड़ीसा, फिर उसके बाद कोस्टल आंध्रा के पास हमें एक स्टेट देखने को मिलती है, उसके बाद तेलंगाना की तरफ भी, एंड तमिलनाडु एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा एज वेल। तो चलिए बात करते हैं सारे ही बैटल्स के बारे में एक एक करके, जो भी इन 8 राजाओं के खिलाफ समुद्रगुप्त ने लड़े, और उसके बाद इन सारे राजाओं को जो है वो छोड़ भी दिया और एक बार फिर से राजा बनाया अंडर द गुप्ता एम्पायर। उससे पहले एक बैकग्राउंड देखते हैं इस कैंपेन का। द सदर्न कैंपेन टुक प्लेस आफ्टर
कंसोलिडेटिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। जो समुद्रगुप्त का साउथ का कैंपेन था, जिसको हम दक्षिण पंथ कॉन्क्वेस्ट भी कहते हैं, वो हमें आर्यावर्त कॉन्क्वेस्ट, जो इससे पहले हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया, जो 9 किंग्स हमें देखने को मिलते हैं जिनको हराया समुद्रगुप्त ने अपने नॉर्थ एंड द सेंट्रल कॉन्क्वेस्ट के दौरान, उस कॉन्क्वेस्ट के बाद हमें द सदर्न कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलता है। It was not aimed at direct annexation but to expand the Gupta influence। यहां पर हमें अनलाइक द नॉर्दर्न कॉन्क्वेस्ट जहां पे एनेक्सेशंस देखने को मिली हमें अलग अलग राज्यों की, यहां पे ये था कि एनेक्स नहीं करेंगे, बस गुप्ता एम्पायर का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें साउथ इंडिया के अंदर भी बढ़ाना है। ये जो है मेन मोटिव था समुद्रगुप्त का बिहाइंड हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द दक्षिण पंथ। Samudragupta crossed the Vindhya range, leading his army through forested and mountainous terrain, a tough and daring expedition। एक बार अगर हम दोबारा मैप की तरफ देखें तो हमें विंध्या रेंज जो है वो मॉडर्न डे इस तरफ देखने को मिलती है, नियर द गुजरात एंड द मध्य प्रदेश रीजन्स। इस रीजन के नीचे, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो दक्षिण का इलाका है हमारा और साउथ का एरिया काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस रेंज से जो है वो घिरा हुआ है। इसीलिए वहां पर जितने भी राज्य हमें आगे जाके भी देखने को मिलेंगे, इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे द कॉन्क्वेस्ट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति संभाजी महाराज। तो वहां पे हम देखेंगे कैसे उन्होंने अपनी जो ज्योग्राफी है उसका फायदा उठाते हुए गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया और बड़ी बड़ी सेनाओं को जो है अपनी छोटी सी आर्मी से वहां पर हराने में सफल रहे। जो उनके औरंगजेब के खिलाफ बैटल्स हुए थे उसको जो है हम डिटेल में आगे जाने वाली क्लासेस में जो है वो कवर करेंगे। फिलहाल यहां पे आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को भी दिक्कतें जरूर हुई थी यहां पे अगेंस्ट द ज्योग्राफी ऑफ द दक्कन एंड द साउथ किंगडम्स, बट उसके बावजूद भी जो है वो जीतने में सफल रहे थे, क्योंकि समुद्रगुप्त का नाम जो है उस समय पर इतना ज्यादा फैल चुका था कि आधे राजा जो थे उस समय पे उनका नाम सुन के ही सबमिट कर देते थे कि भाई समुद्रगुप्त आ रहे हैं तो अब जो है भागने में ही हमारी भलाई है। फिलहाल आगे देखते हैं। विंध्या का रीजन जो है क्रॉस करके नीचे की तरफ गए समुद्रगुप्त, वहां पे जो है उनका सामना सबसे पहले ज्योग्राफी से हुआ, जैसा कि हमने बात की अभी। इसके बाद जो हमें पहला बैटल देखने को मिलता है दैट वाज अगेंस्ट महेंद्र ऑफ कोसाला किंगडम। दक्षिण कोसाला का रीजन जो कि मॉडर्न डे छत्तीसगढ़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। अ प्रोमिनेंट किंगडम विद एंशिएंट टाइज टू बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस। महेंद्र रेजिस्टेड बट वाज इवेंचुअली डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त फोर्सेस। समुद्रगुप्त को उस समय पे हराना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था किसी भी इंडियन रूलर के लिए। तो यहां पे भी हमें जीत देखने को मिलती है समुद्रगुप्त की, और ये पहली बड़ी जीत उनकी साउथ डायरेक्शन में हमें देखने को मिलती है। दिस बैटल ओपनड द गेट टू द साउथ फॉर समुद्रगुप्त। कंट्रोल ऑफ कोसाला गेव एक्सेस टू ट्रेड रूट्स एंड फॉरेस्ट रीजन्स। कोसाला का रीजन जो है पहला बड़ा रीजन जब समुद्रगुप्त ने कैप्चर किया इस बैटल के बाद, तो उनके लिए जो है बाकी किंगडम्स को कैप्चर करने का रास्ता जो है वहां से खुल गया था। महेंद्र वॉज रीइंस्टेटेड एज अ वेसल एंड एक्सेप्टेड गुप्ता सुजेरेनिटी। मतलब महेंद्र को एक बार फिर से जो है राजा बना दिया गया, बट इस बार अंडर द गुप्ता इन्फ्लुएंस और अंडर द गुप्ता एम्पायर की। मतलब उनको रिपोर्ट जो है वो समुद्रगुप्त को ही करना पड़ेगा, अपना लोकल रूल जो है वो जरूर कर सकते हैं, जो बड़े डिसीजंस हैं वो अब भी समुद्रगुप्त ही लेंगे। इसके बाद व्याघराज ऑफ महाकंटारा हमें देखने को मिलते हैं। काला हांडी का रीजन जो कि मॉडर्न डे हमें उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है। डेंसली फॉरेस्टेड ट्राइबल डोमिनेटेड टेरिटरी, यहां पर से हमें मेनली देखने को मिलते हैं कि इस रीजन के आसपास से हमारा डेंस फॉरेस्ट जो है शुरू हो जाता है। टोपोग्राफी का एडवांटेज जो है वो हमें अब साउथ के किंगडम्स की तरफ देखने को मिलता है। डिफिकल्ट टेरेन, वॉरफेयर इन्वॉल्व, नेविगेटिंग जंगल्स एंड हिल्स, बट इसके बावजूद भी इट डेमोन्स्ट्रेटेड गुप्ता आर्मीज एडेप्टेबिलिटी इन गुरिल्ला लाइक इन्वायरमेंट्स। यहां पर भी इतना डेंस टोपोग्राफी यानी कि डेंस फॉरेस्ट होने के बावजूद भी गुप्ता आर्मी का जीतना इस बात का सिग्निफिकेंस देता है हमें कि
अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती है उस समय पर समुद्रगुप्त और उनकी आर्मी की, मतलब क्योंकि हमें नॉर्थ की तरफ इतने ज्यादा घने जंगल जो है देखने को नहीं मिलते, और इससे पहले समुद्रगुप्त ने ऐसे बैटल्स लड़े भी नहीं थे जहां पे इतने ज्यादा डेंस फॉरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, बट उसके बावजूद वो जीतने में सफल रहे। वो ये दिखाता है कि किसी भी टेरेन में जो है समुद्रगुप्त और उनकी फोर्सेस जो है लड़ने में और जीतने में जो है वो सक्षम है। आफ्टर मैथ की बात करें तो एक बार फिर से समुद्रगुप्त की यहां पे जीत हमें देखने को मिलती है। व्यागराज वॉज डिफीटेड एंड ही सबमिटेड टू समुद्रगुप्त। इसके बाद आगे हमें देखने को मिलते हैं मंत्राज ऑफ कुराला, लाइकली गंजम या फिर श्रीकाकुलम हमें देखने को मिलता है एरिया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर मॉडर्न डे के अंदर। अ स्मॉल कोस्टल प्रिंसिपैलिटी हमें देखने को मिलती है, छोटा सा किंगडम था, इसको भी जो है आसानी के साथ समुद्रगुप्त ने यहां पे हरा दिया था। स्विफ्ट विक्ट्री फॉर समुद्रगुप्त एंड ही फेस्ड जस्ट अ माइनर रेजिस्टेंस। एक ट्राइबल किंगडम जो है इससे ज्यादा और क्या ही कर पाएगा, छोटा सा किंगडम था, समुद्रगुप्त को ज्यादा यहां पे मशक्कत करनी नहीं पड़ी जीतने के लिए। कंटिन्यूड द मार्च अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर ऑफ इंडिया। आफ्टर मैथ की बात करें तो द किंगडम पेड ट्रिब्यूट एंड एक्सेप्टेड द गुप्ता सुजेरेनिटी, मतलब इन्होंने भी गुप्ता इन्फ्लुएंस को जो है एक्सेप्ट कर लिया और समुद्रगुप्त के अंदर जो है काम करने के लिए राजी हो गए थे। इसके बाद महेंद्रगिरी ऑफ पिस्तापुर हमें देखने को मिलते हैं, उस समय का काफी एक बड़ा किंगडम था, मॉडर्न डे पीथापुरम इन आंध्र प्रदेश। इट वॉज लाइकली अ पार्ट ऑफ द आंध्र इक्ष्वाकु डोमेन और इट्स सक्सेसर्स। यहां पे हमें देखने को मिलता है एक अच्छा खासा बैटल, स्ट्रॉन्ग अर्बन सेंटर था ये एंड वन ऑफ द मोर स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री एनकाउंटर्स। यहां पर असली रेजिस्टेंस जो है समुद्रगुप्त को फेस करना पड़ा था। पिस्तापुर वॉज अ रिच एंड कल्चर्ड सिटी एंड दिस विक्ट्री बूस्टेड गुप्ता लेजिटिमेसी इन द डेक्कन रीजन। इस विक्ट्री के बाद जो है बाकी के भी जो साउथ के किंगडम्स थे उनके अंतर्गत भी जो है डर पैदा हो चुका था समुद्रगुप्त का कि यहां पर पिस्तापुर को भी हरा दिया उन्होंने तो आगे अब हमारा क्या होगा, ऐसा बाकी के जो रूलर थे साउथ के जो बच गए थे वो ये सोच रहे थे। द किंगडम वॉज डिफीटेड एंड टर्न्ड इनटू अ ट्रिब्यूटरी स्टेट अगेन इनटू द गुप्ता एम्पायर। तो एक बार फिर से हमें जीत देखने को मिलती है समुद्रगुप्त की। सारे के सारे बैटल्स जो उन्होंने लड़े जो कि मेंशन्ड हैं प्रयाग प्रहस्ती के अंदर, जो 9 बैटल्स हमें नॉर्थ में देखने को मिले और 12 बैटल्स हमें साउथ के अंदर देखने को मिले, हर एक में जो है समुद्रगुप्त की जीत हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर भी उनकी जीत हुई। इसके बाद वो आगे बढ़े टूवर्ड्स स्वामी दत्त ऑफ कोटूरा, पॉसिबली इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का रीजन हमें देखने को मिलता है। एक और माइनर रूलर यहां पर भी, क्योंकि इतना बड़ा एरिया इनके पास था नहीं, इतनी बड़ी आर्मी इनके पास थी नहीं, छोटा सा एरिया था, तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिला। नो लार्ज स्केल रेजिस्टेंस वाज सीन, ओनली अ सिंबॉलिक सबमिशन, मतलब आसानी के साथ जो है इन्होंने घुटने टेक दिए समुद्रगुप्त के सामने। मार्क्ड गुप्ता प्रोग्रेस टूवर्ड्स द कोस्टल प्लेन्स। इसके बाद जो कोस्टल इलाके थे हमारे समुद्र के पास, तट के पास के इलाके, वहां पर भी समुद्रगुप्त और गुप्ता इन्फ्लुएंस हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। स्वामी दत्त सबमिटेड एंड वाज रीइंस्टेटेड एज द किंग अंडर द गुप्ता इन्फ्लुएंस। एक बार फिर से हमें एक ट्रिब्यूटरी अलाई के रूप में देखने को मिलता है एक और साउथ का किंगडम। इसके बाद दमन ऑफ इरांडापाला हमें देखने को मिलते हैं, लाइकली इन ईस्टर्न आंध्र प्रदेश का रीजन हमें देखने को मिलता है मॉडर्न डे के अंदर। इसके बाद एक और स्मॉल फोर्टिफाइड रीजन हमें देखने को मिलता है कि मतलब जो फोर्ट था वहां पे उसको अच्छे से मजबूत किया गया था उस किले को। तो यहां पर हमें एक मॉडरेट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है इनकी तरफ से, क्योंकि किला इतना मजबूत था। तो अब यहां पर हमें यहां से टैक्टिकल ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं दोनों ही तरफ से, यानी कि सीज वॉरफेयर भी पॉसिबली हुआ ही होगा। इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग द कोस्टल ट्रेड बेल्ट, मतलब तट के पास के जो इलाके थे उसको कंट्रोल कर रहे थे यहाँ पे इरांडापाला के रूलर। तो उस एरिया को जीतकर जो भी ट्रेड का जो राइट था वो समुद्रगुप्त को यहाँ पे मिल जाता। और एक बार फिर से हुआ भी वही, समुद्रगुप्त डिफीटेड द रूलर एंड ही सबमिटेड टू समुद्रगुप्त अथॉरिटी। ये रीजन भी जो उन्होंने जीत लिया और लाइकली यहाँ पे क्योंकि
एक फोर्टिफाइड फोर्ट हमें देखने को मिलता है, मजबूती प्रदान की गई थी उस फोर्ट को। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सीज वॉरफेयर का इस्तेमाल समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया होगा। हालांकि प्रयाग प्रहस्ती में इतना ज्यादा मेंशन है नहीं, बस उनकी जीत का ही जो है हमें मेंशन दिखाई देता है। इसके बाद आगे देखते हैं हमें क्या देखने को मिला। विष्णु गोपा ऑफ कांची रीजन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि पल्लवा डायनेस्टी के एक बहुत बड़े रूलर थे। कांचीपुरम के अंदर, तमिलनाडु मॉडर्न डे, ही वॉज द रूलर ऑफ द पावरफुल पल्लवा डायनेस्टी। तो यहां पे हमें एक बड़ा बैटल जो है वो देखने को मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड डिसाइसिव बैटल्स ऑफ द कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त। कांची वॉज अ मेजर कल्चरल एंड पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। डिफीटिंग विष्णु गोपा वॉज अ ह्यूज मिलिट्री एंड सिंबॉलिक अचीवमेंट। क्योंकि पल्लवा डायनेस्टी के रूलर को हरा दिया, तो वैसे ही साउथ में और भी रीजन्स वो इससे पहले जीत चुके थे, बट यहां पे एक बड़ी विक्ट्री के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो है समुद्रगुप्त का खौफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्योंकि एक बड़ी डायनेस्टी को हराकर जब आप जाते हैं तो बाकी डायनेस्टीज को भी ये मैसेज पहुंचता है कि ये रूलर जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। Vishnu Gopa was allowed to rule under Gupta supremacy and the Pallavas may have regained full independence later। जब हमें गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन देखने को मिलता है, उस समय पर पल्लवा डायनेस्टी जो है एक बार फिर से उनका इमरजेंस हो गया था। तो यहां पर हमें यही देखने को मिलता है कि पल्लवास को भी जो है सबड्यू करते हुए समुद्रगुप्त ने आगे अपना कैंपेन बढ़ाया, और इसी कारण से उन्हें काफी सारे हिस्टोरियंस जो है द नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके बाद नीलराज ऑफ अवन मुक्ता हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादा जानकारी इनके बारे में है नहीं। यहां से जो है अब जो बैटल्स हमें देखने को मिलते हैं इनके बारे में प्रयाग प्रहस्ती के अंदर भी इतना ज्यादा मेंशन हमें देखने को नहीं मिलता। बस इतना देखने को मिलता है कि वहां पे समुद्रगुप्त गए, उन्होंने जीता और वो आ गए थे। लाइकली सिंबॉलिक और अ माइनर स्किर्मिश टुक प्लेस इन दिस रीजन। कंट्रोल ऑफ डेल्टा रीजन्स हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग द रिवर ट्रेड एंड finally what happened was Samudragupta again won easily and the king paid tribute and became a ally of the Gupta empire। तो ये जो है हमें मेजर बैटल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रयाग प्रहस्ती में 4 बैटल्स और मेंशन्ड है, बट ज्यादा जानकारी जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। बस समुद्रगुप्त वहां गए और उन्होंने जो है जीत हासिल करके उन एरियाज को भी अपना ट्रिब्यूटरी बना लिया था। तो ये हमें मेजर बैटल्स प्रयाग प्रहस्तियों की इतना बड़ा सोर्स है, और एकमात्र सोर्स हमें देखने को मिलता है मेजर, जिसके अंदर समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट जो है वो मेंशन्ड है। तो उसके अंतर्गत हमें इतना ही देखने को मिलता है। इसके बाद नेचर ऑफ द बैटल्स की बात करें कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज यहां पे अपनाई थी समुद्रगुप्त ने सारे के सारे सदर्न किंगडम्स पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो उनकी पहचान थी, स्विफ्ट वॉरफेयर। Samudragupta is believed to have conducted lightning campaigns using light infantry and cavalry। Lightning campaigns का मतलब है कि lightning की स्पीड यानी बिजली की गति से हमला करना और सामने वाले को जो है ज्यादा मौका ना देना। ऐसा हमें नेपोलियन बोनापार्ट का भी अपने युद्धों के दौरान देखने को मिलता है कि उनके जो अटैक्स होते थे दैट वर लाइटनिंग फास्ट, और वैसा ही कुछ हमें सिमिलर समुद्रगुप्त की तरफ से भी देखने को मिलता है। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट और समुद्रगुप्त को जो है अक्सर कंपेयर किया जाता है। इसके बाद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया गया। हिज रेप्यूटेशन वाज ऑफन इनफ टू फोर्स सबमिशन। जैसा कि मैंने बात की, इससे पहले वो आर्यव्रत कैंपेन के अंदर जो है पहले ही नॉर्थ के रूलर्स को धूल चटा चुके थे और एनेक्स कर चुके थे उनके किंगडम्स। तो पहले से ही साउथ के जो छोटे किंगडम्स थे उनके अंदर जो है वो डर बैठ गया था समुद्रगुप्त का कि अगर ये यहाँ पे आए तो हम जो है वो खत्म ही है। तो उनकी रेप्यूटेशन ही जो है वो सबमिशन का काम वहां पे कर देती थी। इसके बाद री इंस्टेटमेंट ऑफ रूलर्स हमें देखने को मिलता है कि हराने के बावजूद भी जो है उस किंग को छोड़ दिया जाता था और उसको जो है गुप्ता एम्पायर के अंतर्गत ही एक राजा बनाया जाता था। After defeating them, he reinstated most rulers likely to avoid rebellion and maintain indirect control। क्योंकि अगर आप किसी राज्य को जीतते हैं, उसके राज्य को अगर मार देते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आम जनता जो है वो रिबेलियन करेगी। बट यहाँ पे समुद्रगुप्त ने जो है बुद्धिमानी दिखाते हुए उस राजा को मारा नहीं और उसको जो है एक बार फिर से राजा बना के गुप्ता इन्फ्लुएंस के अंतर्गत ले आए ताकि उनका भी कंट्रोल बना रहे। एक इनडायरेक्ट कंट्रोल हमें देखने को मिलता है समुद्रगुप्त का इन एरियाज के ऊपर, और राजा भी जो है वो ना मरे और रिबेलियंस भी ना हो।
तो ये जो है एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिलती है समुद्रगुप्त की तरफ से। इसके बाद द ट्रिब्यूटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। रूलर जो है अब हारने के बाद कोई राजा क्या ही करेगा, उसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, या तो मरते हैं या फिर जो जीता है उसको जो है उनकी बात जो है वो मान लेते हैं। डिफीटेड रूलर्स अग्रीड टू पे एनुअल ट्रिब्यूट एंड सेंड होस्टेजेस एंड ओबे गुप्ता कमांड्स। और उनके पास ज्यादा कुछ ऑप्शंस थे नहीं, वैसे ही वो छोटे छोटे रूलर से एक्सेप्ट द पल्लवा रूलर, तो और ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं, गुप्ता कमांड्स जो है उनको माननी ही पड़ी। तो ये हमें देखने को मिलता है कि एक मिलिट्री जीनियस दिमाग यहां पे हमें देखने को मिलता है बाय समुद्रगुप्त ड्यूरिंग हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सदर्न इंडिया। इसके बाद आगे बात करते हैं, आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सदर्न स्टेट्स समुद्रगुप्त adopted the title of Chakravartin. After his conquest, Samudrugupta was hailed as Chakravartin, that is the universal ruler, and often compared with Mauryan heroes like चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक, क्योंकि इनसे कम भी नहीं थे समुद्रगुप्त, इतने बैटल्स इन्होंने लड़े और हार का जो है कहीं हमें नामो निशान देखने को मिलता नहीं। प्रयाग प्रहस्ती में जितने भी बैटल्स मेंशन्ड है समुद्रगुप्त के बारे में, उनमें से एक में भी समुद्रगुप्त को हार नहीं मिली। हार तो छोड़िए, कहीं भी वहां पे उनकी ज्यादा लॉसेस भी हमें देखने को नहीं मिलती हैं। इतने बड़े मिलिट्री जीनियस थे समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की जितनी बड़ी लेगेसी है, उतनी ही बड़ी लेगेसी हमें चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त की भी देखने को मिलती है। इसके बाद हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो द एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता इन्फ्लुएंस अक्रॉस इंडिया विदाउट एनेक्सिंग द सदर्न रीजन्स, मतलब लाठी भी नहीं टूटी और चूहा भी मर गया। यहां पे ये काम किया समुद्रगुप्त ने साउथ के अंदर की, अपना कंट्रोल भी स्थापित किया और वहां पर रिबेलियंस भी नहीं हुए। उनका जो यहां पे हमें देखने को मिलता है इतना अच्छा स्ट्रेटेजिक दिमाग वहां पे उन्होंने लगाया कि राजा को ना मारना और उनको अपने ही अंतर्गत जो है वो रूल करने देना, ताकि लोग जो है वो रिबेलियन ना करें। इसके बाद ही हेल्प्ड गुप्ता एम्पायर गेन प्रेस्टीज इवन आउटसाइड इट्स कोर रीजन, मतलब मगध के बाहर भी और नॉर्थ इंडिया के बाहर भी गुप्ता इन्फ्लुएंस जो है हमें देखने को मिलता है। आपको मैप में जो है वो जरूर दिखेगा नहीं, एक बार मैप देखें हम, मैप में आपको गुप्ता एम्पायर का रूल जो है बस नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित दिखेगा, बट समुद्रगुप्त का जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बाकी स्टेट जो है वो ट्रिब्यूटरीज थी, तो ये जो रीजन्स हैं एक तरह से इनडायरेक्ट रूल में थे समुद्रगुप्त के। तो एक तरह से ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज वंस अगेन अंडर वन यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज्ड रूल आफ्टर सम्राट अशोक एंड हिज मौर्यन एम्पायर। तो यहां पे हमें इतनी बड़ी लेगेसी देखने को मिलती है सम्राट समुद्रगुप्त की। इसके बाद और क्या हमें देखने को मिला, सेट अ मॉडल फॉर फ्यूचर डिप्लोमैटिक मिलिट्री कैंपेन्स इन द इंडियन हिस्ट्री। आगे जाके काफी सारे रूलर्स ने जो समुद्रगुप्त का तरीका अपनाया, और जैसे कि उन्होंने साउथ में किया कि एनेक्स नहीं किया और उस रूलर को जो है रूल करने दिया, हमें आगे जाके कई और राजाओं का एग्जाम्पल देखने को मिलता है जिनके बारे में आने वाली क्लासेस में जो है हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। उसके बाद जो अंतिम पॉइंट हमें देखने को मिलता है दैट इज बूस्टेड समुद्रगुप्त इमेज एज द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, यानी द नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है उन्हें इसी वजह से कहा जाता है ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड द सदर्न इंडिया, यानी कि बेसिकली उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ऑलमोस्ट अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर दिया था। तो आज की क्लास में हमने जाना अबाउट द सदर्न कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त, सम्राट समुद्रगुप्त। इसके बाद अगली क्लास के अंदर जो है हम बात करेंगे उनके सक्सेसर चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य, उनके क्या क्या कॉन्क्वेस्ट हमें देखने को मिले मेजरली। एक बंगाल की तरफ हमें देखने को मिलता है, और भी कई कॉन्क्वेस्ट जो उनके मेजर कॉन्क्वेस्ट एंड बैटल्स हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में जो है डिटेल के अंदर हम अगली क्लास के दौरान जो है वो बात करेंगे धीरे धीरे करके। और बड़े बैटल्स जो हमें इंडियन हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं सबके बारे में हम बात करेंगे। तो आज ही क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।